सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवेदना क्लासेस। संवेदना क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं सोशल वर्क। सोशल वर्क में हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया है, जो है सोशल केस वर्क। और सोशल केस वर्क के सारे टॉपिक्स लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो एक लास्ट टॉपिक है सोशल केस वर्क का, जो है कि फेजेस ऑफ सोशल केस वर्क। इसके बाद एक टॉपिक और बच जाता है, रिकॉर्डिंग एंड इंटरव्यूइंग। तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। थोड़ा थ्योरेटिकल है, वो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, और इंटरव्यूइंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हमारा यूनिट 3 का जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक के साथ में। लास्ट में हमने एमसीक्यू सेक्शन भी रखा है, जिसमें हम प्रैक्टिस करके देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हम समझ पा रहे हैं या रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं अबाउट नोट्स या और डायरेक्शन के लिए, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल केस वर्क यूनिट 3, फेजेस ऑफ सोशल केस वर्क। फेजेस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सोशल वर्क क्या है। हालांकि इतना पढ़ने के बाद आपको थोड़ा क्लैरिटी हो गया होगा कि सोशल केस वर्क क्या है, बट एक इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क क्या है। तो जो सोशल केस वर्क है, केस यानी कि किसी एक इंडिविजुअल से डील करता है, उसकी प्रॉब्लम के साथ डील करता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम ग्रुप की बात करें तो सोशल ग्रुप वर्क होगा, कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये तीन मेथड्स में ये मेजर डिफरेंस होता है, केस वर्क, ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली तीनों है तो प्राइमरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, लेकिन तीनों का अप्रोच अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि जब इंडिविजुअल की प्रॉब्लम होगी तो उसका नेचर अलग होता है, ग्रुप प्रॉब्लम होती है या कॉमन प्रॉब्लम होती है उसका नेचर अलग होता है। ठीक है, तो क्या है सोशल केस वर्क? एक प्राइमरी मेथड है सोशल वर्क का जो फोकस करता है पर्सन इन एनवायरनमेंट ट्रांजेक्शन। ऑलरेडी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं पर्सन इन एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। एक इंसान कभी भी अकेला नहीं होता, उस इंसान के इर्द गिर्द एक इन्वायरमेंट होता है, चाहे उसकी फैमिली हो, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, चाहे उसके कॉलीग्स हों। ठीक है, जो भी उसके आसपास वातावरण है उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, जैसी भी सिचुएशन उसके आसपास है। यही जो ट्रांजेक्शन होता रहता है पर्सन इन इन्वायरमेंट का, पर्सन का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो ट्रांजेक्शन है, जैसे फैमिली है तो फैमिली के साथ कुछ मतभेद हो रहा है, उसका एडजस्टमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, कुछ मन मुटाव है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फैमिली के होने की वजह से प्रॉब्लम है या फैमिली नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ पर्सन इन एनवायरनमेंट ट्रांजेक्शन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सोशल केस वर्क का? तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू इम्प्रूव द बैलेंस बिटवीन पर्सनस कॉपिंग एफर्ट्स एंड एनवायरनमेंट डिमांड्स। मतलब ये जो पर्सन है ये कितना कोप अप कर सकता है, इसका कैपेसिटी कितना है, इसके एफर्ट्स कितने हैं, ये खुद से कितना कर सकता है, प्लस जो उसका इन्वायरमेंट है वो क्या डिमांड कर रहा है, इसके बीच में जो बोलते हैं बैलेंस बनाने का काम करता है। टारगेट एरिया क्या होता है? एनहेंसिंग सोशल फंक्शनिंग। ठीक है, इस वर्ड को समझ लेते हैं। किस चीज़ को एनहेंस करने की बात कर रहे हैं, यानी कि बेहतर करने की बात कर रहे हैं, सोशल फंक्शनिंग को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। तो सोशल फंक्शनिंग क्या होता है? जैसे एक इंसान है, मान लीजिए उसका समाज है और ये इंसान है, तो समाज में रहते हुए उसके कुछ रोल्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अगर वो उन रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज इट इज़ निभा लेता है जैसा कि समाज उससे एक्सपेक्ट करता है, तो हम बोलेंगे कि उसका सोशल फंक्शनिंग बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन अगर उसका जो रोल है वो ठीक से फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, रोल कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है ना, रोल की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसका जो सोशल फंक्शनिंग है वो ठीक से नहीं चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर है, वो डॉटर भी है। ठीक है, शी इज़ अ टीचर एंड अ डॉटर। अब जो सोसाइटी है उससे डिमांड क्या करेगी? एज अ टीचर उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और एज अ डॉटर उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। कई बार क्या होता है, दोनों रोल्स एक साथ आपसे डिमांड करते हैं। अब उस समय पे आप रोल कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन में फंस जाते हो। ठीक है, या आपकी खुद की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप ये दोनों रोल्स फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो। सो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो सोशल फंक्शनिंग है वो डैमेज हो चुका है या ख़राब हो चुका है।
सो यहाँ पर उसी एनहेंसिंग की बात हम कर रहे हैं कि कैसे उसका जो सोशल फंक्शनिंग है उसको एनहेंस करे, ताकि वो अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से फुलफ़िल कर सके। ठीक है। सो यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स की मदद करते हैं ताकि उनकी जो साइको सोशल प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल यानी कि जो उसकी इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जो उसके इन्वायरमेंट की वजह से आ रही है, वो सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो टारगेट एरिया होता है वो क्या होता है, एक तो उसका सोशल फंक्शनिंग एनहेंस करना, फिर उस इंडिविजुअल को हेल्प करना कि वो अपनी जो साइको सोशल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके। जब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उस फेलियर को कॉज कर रहे हैं, प्लस रिसोर्सेस अवेलेबल करवाना। आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे अबाउट सोशल केस वक्त, तब मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली थी अबाउट एजेंसी। ठीक है। सो एजेंसी यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एजेंसी वो एरिया है या बोल सकते हैं सेटिंग है जहाँ पर हमको रिसोर्स मिलते हैं। ठीक है। सो केस वर्क के लिए एजेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर जो रोल ऑफ वर्कर है वो क्या है कि वो स्पेसिफिक मेथड्स एम्प्लॉय करता है, टेक्निक्स एम्प्लॉय करता है, स्किल्स लगाता है, ताकि वो क्लाइंट को असिस्ट कर सके ये सारी डिस्ट्रेस को मैनेज करने में। कौन सी डिस्ट्रेस? ये वाली डिस्ट्रेस, ये वाली डिस्ट्रेस। ठीक है। अब ये स्पेसिफिक मेथड्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं या स्किल्स क्या हैं? तो अगर आपको याद हो, हमने स्कूल्स ऑफ सोशल केस वर्क पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो में। उसमें हमने अलग अलग थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा है, अलग अलग थ्योरीज़ में जो टेक्निक्स दी हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो ये वाला पूरा पार्ट आपको लास्ट वीडियो में मिलेगा अबाउट मेथड्स, टेक्निक्स एंड स्किल्स। ठीक है। स्किल्स का थोड़ा सा पार्ट हमने यहाँ पे फेजेस में भी लिया है कि हर फेज़ में केस वर्कर को कौन से स्किल का यूज़ करना है या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। सो ये है सोशल केस वर्क। तो मोटा मोटा जो हमको समझ आया है इस डिस्कशन से वो क्या है कि सोशल वर्क एक प्राइमरी मेथड है किसका? सोशल वर्क का। और ये फोकस करता है पर्सन इन एनवायरनमेंट ट्रांजैक्शन के ऊपर, ताकि इंसान का जो बैलेंस है अपनी लाइफ में, जो उसका बैलेंस है उसको सही कर सके, ताकि वो और इफ़ेक्टिवली कोप कर सके अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अपनी साइको सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, रिसोर्सेज को अवेल कर सके, उनको यूटिलाइज़ कर सके। और ये सब करने के लिए जो सोशल केस वर्कर है या सोशल वर्कर है उसको कुछ स्किल्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब देखते हैं कि केस वर्क प्रोसेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसके लिए भी आपको उस वाले वीडियो पे जाना पड़ेगा जहाँ पर मैंने इवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क मेथड्स के बारे में बताया है आपको। बहुत डिटेल वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो आपको एक एक मेथड का पता चलेगा कि कैसे वो मेथड इवॉल्व हुई है। बट क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ है सोशल केस वर्क, या उसका जो फेसेस है या प्रोसेस है वो कैसे इवॉल्व हुई है। तो जब भी केस वर्क की बात करते हैं तो जो पायनियर है केस वर्क में वो है मैरी रिचमंड। आप हमेशा ध्यान रखें। और इनकी जो किताब है उसका नाम ही सोशल डायग्नोसिस है। ठीक है। बट अगर हम बात करें कि प्रोसेस को एक्सप्लेन किसने किया है, तो मैरी रिचमंड ने ओरिजिनली 3 फेजेस दिए हैं सोशल केस वर्क के। ठीक है। ये 3 फेजेस हैं। सोशल इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम बोलते हैं स्टडी, दूसरा है डायग्नोसिस, और तीसरा है ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। मतलब वो जो प्रॉब्लम है उसको कैसे मैनेज करें, जो एक्चुअल प्रॉब्लम आई है। इसी चीज़ को थोड़ा बढ़ा दिया गया है और कैटेगराइज कर दिया है। तो अभी हम अगर कंटेम्प्रेरी फ्रेमवर्क की बात करें तो ये 3 स्टेजेस 5 स्टेजेस में ली जाती हैं। उसमें 2 फेजेस और जोड़ दिए हैं। तो एक इन्वेस्टिगेशन यानी कि स्टडी, असेसमेंट यानी कि डायग्नोसिस, और इंटरवेंशन यानी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट तो है ही। टर्मिनेशन, कैसे टर्मिनेट करेंगे प्रोसेस को, और इवैल्यूएशन कि जो हमने सिखाया है, जो इम्प्लीमेंट किया है, या जो बदलाव हमने लाया है क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, उससे क्लाइंट को कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो समय समय पर उसको इवैल्यूएट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इवैल्यूएशन से क्या होगा, अगर उसमें कोई बदलाव लाना है तो हम ला सकते हैं इवैल्यूएट करके। ठीक है। सो या अगर आपसे पूछा जाए फेजेस, तो ओरिजिनली 3 फेजेस हैं, आप ध्यान रखें। बट कंटेम्प्रेरी फ्रेमवर्क में आपको 5 फेजेस मिलते हैं।
इन केस क्वेश्चन में कभी 3 फेजेस भी आ सकते हैं, कभी 5 भी आ सकते हैं, तो आप दोनों याद रखें कि कितने फेजेस हैं सोशल केस वर्क के। अभी जो प्रोसेस है जिसको हम बोल रहे हैं सोशल केस वर्क, ठीक है, 3 फेजेस से होकर गुजरता है मोटा मोटा। स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, या स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड टर्मिनेशन एंड इवैल्यूएशन। तो ये जो प्रोसेस है इसका नेचर कैसा है, तो इसके नेचर को समझाने के लिए एफ लॉरी यानी कि फॉन लॉरी ने एक एनालॉजी दी है। एनालॉजी का मतलब होता है कि जैसा ये वैसा वो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जैसे एक रस्सी होता है और रस्सी को मल्टीपल स्ट्रैंड्स दिए जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक वुवन के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल स्ट्रैंड्स है उसमें, और अगर हम इसे कहीं से भी कट करेंगे उस रस्सी को, तो एक जैसा कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको अच्छा मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा कि रस्सी कैसे बनी हुई है, किसी भी जगह से आप उसको काटें रस्सी को, ठीक है। तो ये वाला जो एनालॉजी है उन्होंने यूज़ किया है केस वर्क को समझाने के लिए, कि आप कोई भी मेथड या कोई भी फेज़ उठा लें उसका केस वर्क का, आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है पूरी प्रोसेस में, ठीक है। चाहे आप स्टडी उठा लें, चाहे आप असेसमेंट उठा लें, या इंटरवेंशन उठा लें, या अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ द स्टडी, तो इंटीग्रेटेड नेचर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ स्टडी नहीं होती, सिर्फ डायग्नोसिस नहीं होता, या सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं होता। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से बंधी हुई ये तीनों चीज़ें। ऑब्वियसली अगर आप अच्छे से स्टडी नहीं करोगे या आप इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, तो आप कभी भी डायग्नोसिस पे आ ही नहीं पाओगे कि प्रॉब्लम क्या है। और अगर डायग्नोसिस गलत हुआ तो आपका ट्रीटमेंट सही कैसे हो सकता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसको और अच्छे से अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि आपको मान लो बुखार है। अब अगर आप डॉक्टर के पास जाकर बोलते हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा का दवाई अलग होगा, और अगर आप उसको बोलते हो बुखार है तो बुखार का दवाई अलग होगा। वो आपसे सिम्टम्स पूछेगा, कब से है, क्या है। तो ये जो आपसे पूछ रहा है वो क्या कर रहा है, वो पता कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। फिर वो कुछ टेस्ट लगाता है, जैसा आपने देखा होगा, है ना, बीपी चेक करेगा, थर्मामीटर से चेक करेगा, उससे वो क्या क्लियर करता है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। और फिर उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इज़ डायग्नोसिस। और फिर जो वो ट्रीटमेंट देता है दैट इज़ आर ट्रीटमेंट, ठीक है। कि ये प्रॉब्लम का ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, इतने दिन तक आपको ये लेना है तो आप ठीक हो जाओगे। सेम वे केस वर्क भी काम करता है, बस यहाँ पर हम ह्यूमन के साथ डील कर रहे हैं, ह्यूमन की ह्यूमन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं साइको सोशल प्रॉब्लम्स, ना कि मेडिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती है कई बार, बट उसके लिए फिर हम एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं या रेफ़र करते हैं केसेस को, ठीक है। तो फेज़ 1 क्या है, सोशल इन्वेस्टिगेशन, जिसको बोला जा रहा है स्टडी। तो स्टडी से आप अगर सिंपल टर्म्स में समझे, या इन्वेस्टिगेशन से आप सिंपल टर्म में समझे, तो क्या होता है, सब कुछ पता करना अबाउट दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये फाउंडेशन बोला जाता है सोशल केस वर्क का, या प्रोसेस का फाउंडेशन बोला जाता है, जिसमें हम साइको सोशल स्टडी करते हैं। क्लाइंट की पूरी प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग हमको करनी है, उसकी नीड्स क्या है, उसका परसेप्शन क्या है, वो प्रॉब्लम को किस तरह देखता है, प्रीवियसली उसने कोई कोपिंग अटेम्प्ट्स किए हैं या नहीं किए हैं। जैसे अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, घरेलू नुस्खे अपनाते हो, इधर उधर से पूछते हो, और खुद से ट्रीट करने की कोशिश करते हो किसी भी प्रॉब्लम को। सेम वे जो क्लाइंट होता है वो भी अपनी प्रॉब्लम को लेकर इसी तरह से डील करता है। सो ये पूरी प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्लाइंट हमको होनी चाहिए, इसी को स्टडी बोला जाता है। यहाँ पे जो फोकस होता है वो क्या है, कि एक रिलेशनशिप होता है इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में। इंटरनल क्या होता है, इंट्रासाइकिक फोर्सेस ऑफ द क्लाइंट एंड सोशल फोर्सेस जो काम कर रही है। तो इंटरनल तो क्या हो गई, ये पर्सन है, इसका ब्रेन है, इसका माइंड है, इसका बॉडी है, इसके हॉर्मोन्स हैं, दिस इज़ इंटरनल। उसका जो पर्सनालिटी है दैट इज़ इंटरनल, इंट्रासाइकिक। एंड सोशल फोर्सेस क्या होगी, जो आसपास का वातावरण है दैट इज़ सोशल फोर्सेस एक्सटर्नल, यानी कि फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, है ना, ये सब पीयर्स, ये सब उसके पार्टनर हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर दी सोशल फोर्सेस।
फिर फैमिली कंडीशन कैसी है, किस वातावरण में रह रहे हैं, किस कंट्री में रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वो इंसान ईरान में रह रहा होता तो सोशल फोर्सेस बहुत अलग होती। क्यों होती, इसका आंसर आप दे सकते हैं मुझे, क्यों मैंने ईरान का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। और उसी समय पे वो इंसान अभी इंडिया में रह रहा होता तो उसकी सोशल कंडीशन बहुत अलग होती। क्यों होती वो भी आप आंसर करिए। सो यहाँ पर इस रिलेशनशिप को एनालाइज करना है और क्या आइडेंटिफाई करना है कि कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं। कॉजेटिव मतलब वो जो प्रॉब्लम है उसके पीछे के कारण क्या हैं, उसका स्ट्रेंथ कितना है क्लाइंट का, क्योंकि स्ट्रेंथ से क्या होगा ना, क्लाइंट की मदद हम अच्छे से कर पाएंगे। वो खुद कितना स्ट्रॉन्ग है, वो खुद कितना इनिशिएटिव ले रहा है, खुद कितना एक्टिव है, खुद कितना रिजॉल्व करना चाहता है चीज़ों को, उस पर बहुत डिपेंड करता है इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम सोशल इन्वेस्टिगेशन यानी कि स्टडी के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली उस क्लाइंट के बारे में पूरा इंटरनली जानना कि वो कैसा बना हुआ है, क्या बॉडी पर्सनालिटी, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, प्लस उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो कैसी है उस समय पर उस क्लाइंट की। इस फेज़ को हम और भी अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सोशल एविडेंस, सोशल इंक्वायरी, इनटेक, ओरिएंटेशन, बिगिनिंग प्रोसेस। कई बार आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जहाँ पर आपको अरेंज करना पड़ता है स्टेप्स को। तो कई बार इनटेक आपने सुना होगा और कई बार आपने ओरिएंटेशन सुना होगा। ये फेजेस फर्स्ट फेज़ में आते हैं हमेशा। सोशल इन्वेस्टिगेशन या स्टडी माना जाता है इनको। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमने तो इन्वेस्टिगेशन स्टडी पढ़ा है, ये इनटेक क्या होता है। सो इनटेक एंड ओरिएंटेशन इसी का अलग से नाम है, सोशल स्टडी जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक, अब जो स्टडी है उसके लिए पर्लमैन ने कुछ एलिमेंट्स दिए इनिशियल फेज़ के लिए, और क्या क्या हमको करना है इस इनिशियल फेज़ में उसके बारे में उन्होंने बताया है। हालांकि इतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, बट हम पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ लेते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम है, बिहेवियरल है, कॉग्निटिव है, इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, फिज़िकल है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम टू क्लाइंट, वो प्रॉब्लम कितना इम्पैक्ट कर रही है क्लाइंट को, उसकी सोशल फंक्शनिंग को, उसके रोल्स को, उसके रिलेशनशिप को कितना इम्पैक्ट कर रही है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ को, उसकी मेंटल हेल्थ को, तो ये सिग्निफिकेंस जानना ज़रूरी है। कॉजेज़, वनसेट एंड प्रेसिपिटेंट्स, कॉजेज़ क्या है उस प्रॉब्लम के, कब ट्रिगर हुआ है ना, कब स्टार्ट हुआ ये प्रॉब्लम एकदम से। कई बार गुस्सा आता रहता है आता रहता है आता रहता है, बट एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि हाँ बस अब हो गया, तो दैट इज़ ट्रिगर। कि कब एकदम ऐसा हुआ कि उसको रियलाइज़ हुआ कि आई एम इन अ प्रॉब्लम या मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, सो दैट इज़ प्रेसिपिटेंट। एफर्ट्स ऑलरेडी मेड बाय द क्लाइंट टू सॉल्व इट, उसने खुद से कितने एफ़र्ट ले चुका है अभी तक, या कितना तरीके अपना चुका है, कहाँ कहाँ जा चुका है, कितनी हेल्प ले चुका है, सो वो जानना ज़रूरी है। नेचर ऑफ सोल्यूशन और गोल सॉट फॉर फ्रॉम द एजेंसी, अब वो एजेंसी के पास अगर आया है तो वहाँ से वो क्या चाहता है ना, क्या देख रहा है, क्या लेना चाहता है, क्या डिमांड कर रहा है, सो वो हमको जानना है कि वो जो सोल्यूशन चाह रहा है वो एजेंसी दे पाएगी या नहीं दे पाएगी उसको। ठीक है, देन एजेंसी का जो रोल होता है, हाउ द स्पेसिफिक एजेंसी मीन्स रिलेट टू द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। मान के चलिए एक एजेंसी डील कर रही है विजुअली इम्पेयर्ड क्लाइंट के साथ में, और क्लाइंट वहाँ पर जाता है जो कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है, या स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, या किसी तरह का फैमिली प्रॉब्लम में है। तो वो जो एजेंसी है वो किस चीज़ को कैटर कर रही है, विजुअली इम्पेयर्ड या हियरिंग इम्पेयर्ड को कैटर कर रही है, और ये जो प्रॉब्लम लेकर जा रहा है वो अलग नेचर की प्रॉब्लम है। तो क्या वो एजेंसी इसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल करवा पाएगी, या इसकी प्रॉब्लम के लिए कुछ सोल्यूशन दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये भी जानना ज़रूरी है। तो किस तरह का क्लाइंट आ रहा है आपके पास में, और आपके पास किस तरह के रिसोर्सेज हैं, वो भी ज़रूरी हो जाता है। बिगिनिंग फेज़ के लिए पर्लमैन ने कुछ मेथड सजेस्ट किए हैं, है ना, स्पेसिफिक मेथड्स हैं। रिलेटिंग, सबसे पहले क्लाइंट के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्या होता है। हम जब प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे तब भी मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। कम्युनिकेशन,
इसमें हमको क्लाइंट को हेल्प करना है ताकि वो हमसे बात कर पाए। जब तक वो बात नहीं करेगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो आके बैठ जाएगा, आप बैठे रहोगे, पूरा सेशन ऐसे ही चले जाएगा। आप उसकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर सकते हो जब वो आपके साथ कम्युनिकेट करे। तो उसको थोड़ा कंफर्टेबल करना है, उसको इस पोजीशन में लाना है कि वो बात कर सके। फोकसिंग एंड पार्शलाइजिंग, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी चीज़ों में मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पूरा घर साफ़ करना है, ठीक है, तो पूरा घर साफ़ करना इज़ अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ऐसा चूज़ कर लेते हो, आ रही हो थोड़ी देर में, सो focusing and partializing, breaking down large problems into smaller manageable parts. सो आपको रूम साफ़ करना है, घर साफ़ करना है, तो आप छोटी जगह से शुरू करें, है ना। एक कबर्ड ले लें, एक टेबल ले लें, और धीरे 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 एक एक दिन में टारगेट करें कि मुझे ऐसे 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 करना है। तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपके दिमाग पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे आपको नेट का सिलेबस कंप्लीट करना है, आप उस सिलेबस को ऐसे देखोगे बहुत बड़ा सिलेबस है, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। बट आप क्या करते हो, आपने एक यूनिट उठाया, एक यूनिट पे आपने एक टॉपिक उठाया, उसको बहुत अच्छे से कर लिया, आज का काम ख़त्म, उसके क्वेश्चंस लगा लिए, ख़त्म। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चंस, ख़त्म। इस तरह से आप क्या देखोगे कि धीरे 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 करके आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर रिवाइज़ भी कर लोगे आप उसको आराम से। सिर्फ नेट के लिए नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए मैं बता रही हूँ कि यही तरीका होता है। सो सेम वे क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स को क्या करें, मैनेजेबल पार्ट्स में छोटा छोटा डिवाइड कर दें। इंगेजमेंट, हेल्पिंग द क्लाइंट इंगेज इफेक्टिवली विद एजेंसीज रिसोर्सेज, ठीक है। अब वो एजेंसी के पास आया, अगर वहाँ के रिसोर्सेज उसकी मदद नहीं कर पाएंगे तो फिर वहाँ आने का उसका जो बोल सकते हैं पर्पस है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ये ज़रूरी है कि वो एजेंसी के साथ इफ़ेक्टिवली इंगेज करे। सो दीज आर बिगिनिंग फेज़ में पॉलमैन ने कुछ स्पेसिफिक मेथड्स सजेस्ट किए हैं कि आप कैसे उसके साथ इंटरैक्ट करें क्लाइंट के साथ। सो दीज आर दी बेसिक मेथड्स। टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट की हैं कुछ, क्या क्या हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू, है ना। किसी को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है बातचीत का, 1-to-1 आप कम्युनिकेशन करें, आप क्वेश्चन करें, वो आंसर दे, फिर लीडिंग क्वेश्चन करें, फिर इस तरह से डीप क्वेश्चन करें, ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। तो सबसे अच्छा टूल है ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। सेकंड होता है ऑब्जर्वेशन। जब इंटरव्यू चल रहा है, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तब आप ऑब्ज़र्व भी करो क्लाइंट को कि किस तरह के पैटर्न्स है उसके बिहेवियर में, किस तरह का कम्युनिकेशन है, पिच कितना हाई है, लो है, या कम बोल रहा है, ज़्यादा बोल रहा है, हैंड मूवमेंट्स के बारे में, बॉडी पोस्चर्स के बारे में, कुछ पैथोलॉजिकल पैटर्न तो नहीं है, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं चल रही है दिमाग में, इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है अलॉन्ग साइड। सो वो ऑब्जर्वेशन से आप नोट डाउन कर सकते हो। कोलैटरल सोर्सेस, कुछ जो उसके इमीडिएट बोल सकते हैं फैमिली मेम्बर्स हैं, एम्प्लॉयर्स है, टीचर्स है, उसके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे जब डेटा गैदर करते हैं अबाउट दैट पर्सन, अबाउट दैट सिचुएशन, तो उसको कोलैटरल सोर्सेज बोलते हैं। रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो जो एग्जिस्टिंग फाइल्स है, रिपोर्ट्स है, उसने अगर कहीं से हेल्प ली है पहले, कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं या उसके खुद के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, पास्ट बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स की कुछ फाइल्स हैं, तो उनको देखना, उसके रिजल्ट्स को देखना, उसकी डायरी को देखना, दीज आर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। फैमिली डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, कि फैमिली मेम्बर्स के साथ उसका रिलेशन कैसा है, उसका फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो उन लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा ना, इतने सालों तक उनके साथ रहा है कोई इंसान, तो उनसे पूरा डेटा गैदर करना, उनके बारे में डेटा गैदर करना, दैट इज़ फैमिली डेटा। स्पेशल टेस्ट, है ना, जब आपको डायग्नोसिस करना होता है तो स्टडी के बाद आप क्या करते हो, टेस्ट लगाते हो स्टडी के साथ साथ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है बिहेवियर में प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। तो उस समय पर आप कुछ साइकोलॉजिकल स्पेशलाइज एग्जामिनेशन करते हो ताकि आप पता कर सको कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है,
ठीक है। सो ये डायग्नोसिस यहाँ से शुरू हो जाता है जब हमारा स्टडी एक्चुअली ख़त्म होता है। सो दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स। क्या क्या ध्यान रखना है डेटा कलेक्ट करते समय, तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या क्या कलेक्ट करना है, कि कब, कैसे, कहाँ ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो करंट स्टेटस है, प्रीवियस इंटरवेंशन क्या क्या हुए, क्लाइंट का प्रोफाइल पूरा बनाना है, डेवलपमेंटल, बर्थ से लेकर जो उसका स्कूल प्रोग्रेस है पूरा। तो जब आपने डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि एक बच्चा कितने सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरता है। अगर हम फ्रॉइड की बात करें तो 5 स्टेजेस हैं, एरिक्सन की बात करें तो 8 स्टेजेस हैं, है ना। तो मोरलेस एरिक्सन वाली और डेवलपमेंटल स्टेजेस हमारी कोइंसाइड करती है कि हाँ वही स्टेजेस जो एरिक्सन ने बताई है वही डेवलपमेंटल स्टेजेस हमने भी पढ़ी है, कि पहले प्रीनेटल होता है, फिर न्योनेटल होता है, फिर चाइल्ड होता है, इस तरह से पूरी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, है ना। तो उन स्टेजेस में उसका जो ट्रेनिंग है, उसका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, किसी स्टेज में कुछ हुआ है क्या ऐसा उसके साथ में, उसके बारे में पूरा, और उसके प्रोग्रेस के बारे में वो भी जानना होता है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पूरा, उसका अग्रेसिवनेस, फियर, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सोशल में फैमिली प्रोफाइल, जो उसका स्टेटस है, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, मैरिटल लाइफ कैसी है, रिक्रिएशन के लिए क्या करता है। सो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं फैक्चुअल डेटा, ये आपको कलेक्ट करने होते हैं इफ़ेक्टिव डायग्नोसिस के लिए। यहाँ पर ये भी जानना ज़रूरी होता है कि इन्वायरमेंट कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है क्लाइंट को, क्लाइंट इन्वायरमेंट को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, वाइस वर्सा, दोनों जानना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि उसका जो सराउंडिंग है वो कैसे उसको इम्पैक्ट कर रहा है। कई बार क्या होता है, बच्चा स्लो लर्नर है, धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे चीज़ें समझ आती है, लेकिन ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर हाई पेस्ड है, सब लोग भाग रहे हैं, सब लोग रट रहे हैं, सब लोग अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो ये इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट होगा क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। ये इन्वायरमेंट उसको और डिग्रेड करेगा, उसको मोरल डाउन करेगा, उसको डीमोटिवेट करेगा। वहीं क्लाइंट ऐसा है कि सब बच्चे पढ़ने वाले हैं लेकिन वो बहुत उड़दंगी है, तो वो क्या करेगा, पूरे क्लास का माहौल ख़राब कर देगा। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइंट ऑन द इन्वायरमेंट। तो ये दोनों जानना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, स्किल्स की बात करें तो क्या क्या स्किल्स चाहिए केस वर्कर को, तो ऑब्जर्वेशन एनालिसिस, है ना, सिर्फ देखना नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है। अच्छे से रीड करना आना चाहिए कि क्या रीज़न हो सकता है इस चीज़ का। लिसनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी एम्पैथेटिक लिसनिंग, एक्टिव एंड एम्पैथेटिक, क्या बोल रहा है वो, कैसे बोल रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, और अच्छे से सुनना, उसको लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो उसकी बातों को, है ना। तो वो होता है एम्पैथेटिक लिसनिंग, समझ रहे हो उसकी चीज़ों को। देन कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल स्किल का यूज़ करना है जब आप बात कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। कितना पिच रखना है, कैसे बात करनी है, कैसे समझाना है, डरा तो नहीं रहे हो, घबराहट तो नहीं पैदा कर रहे हो क्लाइंट के अंदर, तो बिल्कुल नॉर्मल होकर उससे बात करनी है। डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपका जो इंटरव्यू है सिर्फ बातचीत तक ना रह जाए, वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए आप मिले हो उस क्लाइंट के साथ में, तो वो फुलफ़िल होना चाहिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन होना चाहिए। और जब इंटरव्यू लेते हैं तो हमको इंटरव्यू लेना भी आना चाहिए। सो दैट इज़ द स्किल इन इंटरव्यूइंग, जो हर एक केस वर्कर, सोशल वर्कर के अंदर होना चाहिए, कि कैसे क्वेश्चन पुट करें, कितना पॉज लें, कितना टाइम दे क्लाइंट को, है ना। वो सारी चीज़ें स्किल्स ऑफ केस वर्कर के अंदर आएंगी। सो ये था अबाउट स्टडी, इनटेक, इन्वेस्टिगेशन, आप किसी भी नाम से इसको जान लें, फर्स्ट फेज़ ऑफ सोशल केस वर्क। नाउ हम मूव करते हैं सेकंड फेज़, जो है सोशल डायग्नोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट भी बोलते हैं। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, या बोल सकते हैं एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं इसको हम। असेस करना, किस चीज़ को असेस कर रहे हैं, कि ये जो सारा डेटा हमने कलेक्ट किया है तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है अब, है ना। तो अब उन प्रॉब्लम्स, उस डेटा से हमको कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि फैमिली में ऐसा है तो हो सकता है इसलिए ऐसा हो, या रिलेशनशिप ऐसा है तो हो सकता है इसलिए ऐसा हो, पास्ट में ये हुआ है तो हो सकता है इसलिए ऐसा हो। सी, सो ये इंटरकनेक्टिविटी बिठाना, एनालाइज करना,
असेस करना, दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल डायग्नोसिस. सो एक सोशल सिचुएशन की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उस पर अराइव करना इज़ द गोल ऑफ सोशल डायग्नोसिस, या इसी को सोशल डायग्नोसिस कहते हैं. और उसकी जो पर्सनालिटी उसके बारे में भी जानना, है ना, क्योंकि हम ह्यूमन के साथ डील कर रहे हैं. कोई भी दो ह्यूमन एक जैसे नहीं होते हैं. तो एक पे लागू होने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है दूसरे पे भी लागू हो, या एक जैसे बिहेव कर रहा है ज़रूरी नहीं दूसरा भी वैसे बिहेव करे. ठीक है. सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रॉब्लम का जो कॉज है वो क्या है. बेसिकली हमारा जो कोर पर्पस है कि कॉज क्या है, क्यों ऐसा है. ठीक है. क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि ये कारण है तो हम उस कारण को डील करें. ठीक है. उस कारण की वजह से प्रॉब्लम हो रही. यहाँ पर इंडिविजुअलाइजिंग नॉलेज अबाउट द पर्सन इन देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. अब यहाँ पर पर्सन जो है उसका जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसको इंडिविजुअल ट्रीट करना, वही जो मैंने आपको अभी समझाया कि अलग हो सकता है. एक ही सोशल कॉन्टेक्स्ट में दो अलग पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं. तीन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अबाउट सोशल डायग्नोसिस. फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन नोन फैक्ट्स एंड टेंजिबल एंड साइकोलॉजिकल. बेसिकली जो सोशल डायग्नोसिस होता है वो बेस्ड होता है फैक्ट्स के ऊपर, और टेंजिबल होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, क्योंकि कई बार हमें इंसान को भी असेस करना होता है. साइकोलॉजिकल जैसे हमने पढ़ा, साइको सोशल दोनों हैं. जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है उसके अगेंस्ट में इवैल्यूएट किया जाता है. ठीक है. यानी कि जो बता चुके हैं कि हाँ ये हो सकता है, उसके अगेंस्ट में भी इवैल्यूएट करना पड़ता है कि हो सकता है ये ना हो वो हो. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज हो जाता है डायग्नोसिस. ये आपके इंटेलेक्ट पे, आपका जो एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करेगा, कितने अच्छे से आपने स्टडी किया उस पर डिपेंड करेगा. और जो डायग्नोसिस होता है वो डायनामिक होता है. डायनामिक का मतलब क्या होता है कि इसमें रिवीजन हो सकता है. अभी आपको बिहेवियरल प्रॉब्लम लग रही हो सकता है वो इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है वो पर्सनालिटी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम. सो डायग्नोसिस में रिवीजन होता रहता है जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती रहती है. तो क्या होता है, कई बार स्टडी के साथ ही डायग्नोसिस चलता रहता है ना. जैसे यहाँ आप स्टडी कर रहे हो, आपको एक पॉइंट मिला, ये आपका एक डायग्नोसिस हुआ. फिर आपने स्टडी किया, फिर आपको एक पॉइंट मिला, ये डायग्नोसिस हुआ. ठीक है. अभी सारे डायग्नोसिस का फिर आपको क्या करना है, लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करना है. ये भी कर सकते हो, या एक एक डायग्नोसिस को इंडिविजुअली भी आप ट्रीट कर सकते हो. सी, है ना, सब्जेक्टिव है. ओके. ट्रायंगुलर पैटर्न ऑफ कंटेंट, क्या मतलब है इसका कि एक ट्रायंगुलर जो पैटर्न है प्रॉब्लम का, एक तो है प्रॉब्लम यानी कि गोल क्या है आपका, क्या करना चाहते हो, एक है पर्सन, एक है आपका एजेंसी. ये तीन चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं इस प्रोसेस में. अभी तक मैं समझा चुकी हूँ आपको कि एजेंसी के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ पर्पस है कि एक स्पेसिफिक तरह की हेल्प एजेंसी आपको दे सकती है. ठीक. पर्सन की एक प्रॉब्लम है, एक उसको सोल्यूशन चाहिए, दैट इज़ गोल. तो कैसे वो एजेंसी हेल्प कर सकती है उस गोल को अचीव करने में, वो पर्सन क्या होप कर रहा है. सो ये इंटरलिंक चीज़ें हैं, इसी को बोला जा रहा है ट्रायंगुलर पैटर्न ऑफ कंटेंट. ठीक है. यहाँ पे पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिर्फ पर्सन नहीं है, वो साइकोलॉजिकल एंड सोशल बीइंग है, उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए सिर्फ एजेंसी और गोल से नहीं होगा, पर्सन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पर कितने तरह के डायग्नोसिस होते हैं, तो पॉलमैन ने 3 तरह के डायग्नोसिस बताए हैं. पहला है डायनामिक. डायनामिक जैसे नाम से है, डायनामिक चेंजेबल, है ना. तो हियर एंड नाउ पे फोकस करता है, बिल्कुल अभी क्या सिचुएशन है, करंट फोर्सेस विद इन द क्लाइंट एंड देयर एनवायरनमेंट, है ना. क्या प्रॉब्लम है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है. सिंपल, है ना. जो अभी ट्राइंगल की बात की है हमने, पर्सन यानी कि प्रॉब्लम, गोल यानी कि क्या हमारे पास बोल सकते हैं सोल्यूशन क्या है, और यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है एजेंसी के पास में. सो दिस इज़ सिंपल डायनामिक डायग्नोसिस. ठीक. हियर एंड नाउ से याद रखना, जब भी हियर एंड नाउ आ रहा है तो वो हो गया अपना का डायनामिक, जो मैंने आपको अभी समझाई ये वाला. ठीक है. हर स्टेज पे आप जो डायग्नोसिस कर रहे हो, दिस इज़ डायनामिक डायग्नोसिस.
देन क्लिनिकल, एज द वर्ड सजेस्ट, क्लिनिकल, क्लिनिक, ठीक है, स्पेशलाइज्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्पेशलाइज्ड डायग्नोसिस किससे रिलेटेड होगा? बेसिकली आपका जो बिहेवियरल माल फंक्शनिंग है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, सोशल डिसऑर्डर है, सिकनेस है, माल फंक्शन है, यानी कि इंडिविजुअल के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो दैट इज़ क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। उसको अच्छे से असेस करना कि क्या प्रॉब्लम है इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। या स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में पता करना, कैपेसिटी के बारे में पता करना। तो इंडिविजुअल की जब बात कर रहे हैं, क्लाइंट की जब बात कर रहे हैं और उसके बनावट की बात कर रहे हैं, उसका पूरे पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज़ क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्या प्रॉब्लम थी, पास्ट में कोई प्रॉब्लम थी क्या, या अभी कोई प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वो होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। और फिर आता है आपका इटियोलॉजिकल। तो इटियोलॉजी जो वर्ड है वो बना ही किस चीज़ से है? लाइफ हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम, शुरुआत, है ना, इटियोलॉजी। तो जब भी हिस्ट्री जैसा वर्ड आपको देखने को मिले कि पास्ट में क्या हुआ था, उसका करंट में क्या रिलेशन है, दैट इज़ इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस। पूरा पूरा पढ़ना होता है, लाइफ हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम, कहाँ से शुरू हुई है, डेवलपमेंटल स्टेजेस से कनेक्ट करेंगे, मदर से कनेक्ट करेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान मदर की क्या सिचुएशन थी उससे कनेक्ट करेंगे, दैट इज़ इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस, ठीक है। तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री को जानना एंड प्रिडिक्ट करना, उसकी कोपिंग एबिलिटी को, ठीक है, आज की जो प्रॉब्लम है उसको पास से लिंक करना, बेसिकली दैट इज़ इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस। जब शुरुआत से शुरू करके आ जाते हैं, दैट इज़ इटियोलॉजिकल, ठीक है। ये टेबल और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देगी तीनों के बारे में। तीनों के कीवर्ड्स याद रख लो तो आपको समझ आ जाएगा। डायनामिक यानी कि हियर एंड नाउ, अभी पे फोकस कर रहा है, टुडे पे फोकस कर रहा है। हाईली चेंजेबल, बिगिनिंग फेज में किया जाता है डायनामिक डायग्नोसिस, है ना। फ्लेक्सिबल है, समय के साथ इसको बदला जा सकता है। क्लिनिकल जो होता है वो सिकनेस या डिसऑर्डर पे ज़्यादा फोकस करता है। डिसऑर्डर्स यानी कि कुछ प्रॉब्लम है ना, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है इंसान, तो वो होता है डिसऑर्डर। और ये स्पेसिफिक फॉर्म्स या क्वालिटीज़ पे फोकस कर रहा है। यहाँ पर साइकेट्रिक या मेडिकल सेटिंग में ज़्यादा यूज़फुल होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस। इटियोलॉजिकल जो होता है वो डीप इंसाइट देता है रूट कॉज में, क्रॉनिक इलनेस में, ठीक है। और ये बिगिन करता है, ओरिजिन से शुरू होता है और अभी आकर ख़त्म होता है। तो शुरुआत से लेकर अभी तक जो कुछ हुआ है दैट इज़ इटियोलॉजिकल के अंदर आता है। यहाँ पर क्लाइंट को समझा जाता है, उसकी सिचुएशन को समझा जाता है। तो बेसिकली बहुत लंबा प्रोसेस जब होता है तो इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है। तो आप चाहें तो स्टेबल से भी कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में तीनों तरह के डायग्नोसिस के बारे में, और पूछा जाता है कि डायनामिक क्या होता है, क्लिनिकल क्या होता है और इटियोलॉजिकल क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली कीवर्ड से याद रखें, हियर एंड नाउ, है ना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, एंड ये होता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंटल यानी कि हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री की जो बात हो रही है, तो ओरिजिन से जो बात हो रही है वो आप इससे याद कर सकते हैं। असेसमेंट करने में कौन कौन से स्टेप्स हमको ज़रूरत होते हैं? तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फंक्शनल और डिसफंक्शनल बिहेवियर दोनों को आइडेंटिफाई करना। फंक्शनल मतलब जो अच्छे से काम कर रहा है, और डिसफंक्शनल जो अलग तरीके से काम कर रहा है बिहेवियर, है ना। कि एक सिचुएशन में एक इंसान को शांत बैठना चाहिए, चुप रहना चाहिए, लेकिन वो बोले जा रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, सो दैट इज़ डिसफंक्शनल थोड़ा सा। टारगेटिंग बिहेवियर, तो जो बड़े बड़े बिहेवियर्स है उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके समझना कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जैसे गुस्सा बहुत आ रहा है, तो गुस्सा बहुत आना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, और गुस्सा क्यों आ रहा है, तो उन चीज़ों को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे कि क्यों आता है गुस्सा, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको जानना समझना ज़रूरी है। बेसलाइन डाटा, अभी जो इवेंट्स हैं या करेंटली जो कंट्रोलिंग प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज़ बेसलाइन डाटा। कब से हुई, क्यों हुई, क्या रीज़न है, क्या होता है प्रॉब्लम से, क्या इम्पैक्ट होता है ना। समराइजेशन, तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करना, इंटरवेंशन प्लान करना, दैट इज़ समराइजेशन। सिलेक्टिंग प्रायोरिटीज़, अभी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसको 10 प्रॉब्लम है क्लाइंट को,
लेकिन आप किस चीज़ को सबसे पहले डील करोगे, दैट इज़ सिलेक्टिंग प्रायोरिटी, है ना। तो मान लो 10 प्रॉब्लम्स है, उनको लिस्ट किया और सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करना है उस पर हम फोकस करें, और उसी तरह रिसोर्सेज भी हम मोबिलाइज करें या उस तरफ रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। देन इंटरवेंशन, थर्ड फेज़ है हमारा ट्रीटमेंट। अब स्टडी हो गया, डायग्नोसिस हो गया, मतलब हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम के बाद उसका ट्रीटमेंट, है ना। तो क्या होगा, ट्रीटमेंट का फोकस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो एलिवेट डिस्ट्रेस या रिस्टोर, मेंटेन, एनहांस सोशल फंक्शनिंग, ठीक है, यही हो सकता है इसका ऑब्जेक्टिव। तो हैमिल्टन ने डेफिनेशन दी है, सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स हेल्पिंग एन इंडिविजुअल विद अ प्रॉब्लम। मतलब एक प्रॉब्लम है एक इंडिविजुअल को, और जो भी एक्टिविटीज़ है सर्विसेज हैं उसको किसकी तरफ डायरेक्ट करना है, उस इंडिविजुअल की तरफ, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, है ना। इमीडिएट प्रॉब्लम को रिलीव करना और अंडरलाइन डिफ़िकल्टीज़ को भी मॉडिफाई करना। बेसिकली जैसे आपको हो सकता है कुछ हो फटाफट से, कोई एक चीज़ हो रही है, जैसे फिज़िकल प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो इमीडिएट रिलीफ क्या होगा कि आपने दवाई ले ली और आपका सर दर्द होना बंद हो जाए। बट अगर आपको कॉन्स्टेंटली हो रहा है सर दर्द, है ना, हर 2-3 दिन में आपको दवाई लेनी पड़ रही है, तो देर मे बी एन अंडरलाइंग डिफ़िकल्टी। अब वो अंडरलाइंग डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए आपको उसके कोर में जाना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम था, तो वो आपको डायग्नोसिस से पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसका सल्यूशन अलग होगा फिर, ठीक है। तो इमीडिएट रिलीफ क्या है कि अभी थोड़ा इंसान को थोड़ा सा हो जाए, पेशेंस आ जाए, थोड़ा सा उसको अच्छा फील हो, और फिर धीरे धीरे हम अंडरलाइंग प्रॉब्लम के ऊपर जाते हैं। तो किस तरह से फ्लो करता है प्रोसेस, तो इनिशियल कॉन्टैक्ट, मोटिवेशन, कॉन्ट्रैक्ट, असेसमेंट, गोल सेटिंग, प्लान डेवलपमेंट, एक्चुअल इंटरवेंशन, मॉनिटरिंग, फॉलोअप एंड टर्मिनेशन, ठीक है। इसको ऐसे समझें आप, सबसे पहले कॉन्टैक्ट यानी कि इनटेक हुआ, फिर मोटिवेट किया जाता है थोड़ा सा क्लाइंट को कि वो बोले समझे। कॉन्ट्रैक्ट, कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि आप कितने समय के लिए आओगे, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि 1-2 दिन में कुछ नहीं हो सकता, तो मेजर प्रॉब्लम्स में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं। देन असेसमेंट शुरू होता है आपका, जो स्टडी और डायग्नोसिस के बीच का पार्ट है। देन गोल सेटिंग, कि क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से प्लान डेवलपमेंट, क्या इंटरवेंशन दिया जाएगा, उस इंटरवेंशन को मॉनिटर करना, फॉलो अप करना और टर्मिनेट करना, ठीक है। ये सारा प्रोसेस का फ्लो है। इसको जमाने के लिए भी बोल दिया जाता है कई बार एग्जाम्स में, ठीक। अब टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन देख लेते हैं हम फटाफट से। डायरेक्ट इंटरवेंशन, डायरेक्ट से आप समझ सकते हैं कि जब क्लाइंट के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई किया जा रहा है, उसकी प्रॉब्लम के ऊपर नहीं, उसके ऊपर अप्लाई किया रहा है ना, एक स्पेसिफिक बिहेवियर चेंज को लाने के लिए, उसके अंदर जो बदलाव लाना चाहते हैं हम, उसके लिए जब इंटरवेंशन किए जा रहे हैं, तो काउंसलिंग से आप कर सकते हो। काउंसलिंग से क्या कर सकते हो कि इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन यूज़ करके आप उसकी मदद कर सकते हो। कई बार इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं, स्कूल बदला उसको दिक्कत आ रही है, घर बदला उसको दिक्कत आ रही, सिटी बदली उसको दिक्कत आ रही, तो आप उसको समझा सकते हो कि ये क्यों हो रहा है, इसका क्या परिणाम हो सकता है, कितना नॉर्मल है, ये सब आप काउंसलिंग से उसको समझा सकते हो। थेराप्यूटिक इंटरव्यूइंग, तो थेरेपी जो वर्ड है दैट इज़ ट्रीटमेंट अगेन, है ना, प्रॉब्लम के लिए जो दिया जाता है। तो यहाँ पर फोकस किस चीज़ पे होगा, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर फोकस होगा, न्यूरोसिस के ऊपर, बिहेवियर डिसऑर्डर के ऊपर फोकस होगा। इस तरह से इंटरव्यू किया जाएगा, है ना, डायरेक्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कई बार सिर्फ परसुएशन और रीअश्योरेंस से भी आप क्लाइंट को अच्छा फील करवा सकते हो, है ना। कोई आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया, इमीडिएटली चिल्लाने की बजाय अगर आप अच्छे से सुनते हो, उसको समझते हो, है ना, और उसको रीअश्योर करते हो कि हाँ सॉल्व हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी उसको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। देन इनसाइट डेवलपमेंट, उसको जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जानकारी देना भी हमारा काम होता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, ये क्यों होती है, और इसको कैसे ट्रीट किया जाए,
क्योंकि वो खुद भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है क्लाइंट, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि वो अपनी मदद तभी कर पाएगा जब उसके अंदर क्लैरिटी आएगी अबाउट द प्रॉब्लम। सो इनसाइट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है, ठीक है। और ये कुछ टूल्स और हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, जैसे फ्री एसोसिएशन। आप उसको बोल रहे हो कि हाँ बताते जाओ जो भी आपके साथ में हो रहा है, जो बोलते जाओ, दैट इज़ फ्री एसोसिएशन। ड्रीम इंटरप्रिटेशन, सपने में क्या देखा, तो अनकॉन्शियस एनालिसिस करते हैं हम ड्रीम एनालिसिस से, ठीक है, कि क्या सोचता है, क्या चाहता है, हिडन इंटरेस्ट क्या है, हिडन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको रिप्रेस किए जा रहा है। रीइंफोर्समेंट एंड डिसेंसिटाइजेशन, जब मैंने आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि किसी बिहेवियर को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है, और किसी को ख़त्म करना है, प्रॉब्लम को, बिहेवियर को डिसेंसिटाइज करते हैं, या उसके प्रति उसको क्या करते हैं, बताते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फोबिया है ना, फोबिया के लिए हम डिसेंसिटाइजेशन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इतना बड़ा कोई डर है नहीं जितना उसने दिमाग में बना रखा है ना। कुछ लोग छिपकली से डरते हैं, कुछ लोग किसी और से डरते हैं, तो क्या छिपकली इतना बड़ा प्रॉब्लम है क्या, आप खुद सोच के देखिए। तो उसको सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइज किया जाता है। सो दीज आर द टूल्स डायरेक्ट इंटरवेंशन के। सेकंड है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, यानी कि उसके वातावरण में बदलाव करना। अब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जो क्लाइंट की वजह से नहीं है, बट उसके वातावरण की वजह से है, उसके आसपास के लोगों की वजह से है, तो उस समय पर हमको वो चीज़ें मॉडिफाई करना ज़रूरी है। उसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन। सो ये कब यूज़ किया जाता है, जब प्रॉब्लम या प्रेशर क्लाइंट की तरफ से नहीं है। जैसे पेरेंट्स, टीचर्स, स्पाउस, एम्प्लॉयज़, इनके एटीट्यूड के कारण प्रॉब्लम हो रही है। होम सर्विसेज ऑर्गेनाइज़ करना, कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करना, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाना, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज का यूज़ करना ताकि लाइवलीहुड मिल सके। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन के। सो इसका पर्पस क्या है कि टेंशन को मिनिमाइज़ कर दो, पर्सनालिटी ग्रोथ को फोस्टर कर दो, मतलब बेसिकली एक्सटर्नल कंडीशंस को अच्छा कर दो, तो इंटरनली उसकी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। देन मेथड सी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल सर्विसेज। मोस्टली सोशल वर्क को इसी नाम से जाना जाता है। जो भ्रम सभी लोगों के अंदर होता है, इवन सोशल वर्क स्टूडेंट्स के अंदर भी होता है कि हमारा काम सिर्फ सेवा करना है, सर्विस देना है। सो इसीलिए इसको ओल्डेस्ट एंड बेस्ट नोन मेथड बोला गया है, और इसको हाईलाइट किया पोर्टर ली और हैमिल्टन ने। हेल्पिंग द क्लाइंट चूज़ एंड यूज़ कम्युनिटी रिसोर्सेज इफेक्टिवली। कंबल बांट देना, खाना दे देना, कपड़े दे देना, फाइनेंशियल एड, मेडिकल केयर, लीगल एड, नर्सरी स्कूल, स्कॉलरशिप, फोस्टर होम्स, ये सब एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिकल सर्विसेज के, है ना। बेसिकली सेवा की जो हम बात कर रहे हैं, सर्विस यानी कि सेवा, तो एक तरह से इस फॉर्म में अगर आप देते हो तो दीज आर प्रैक्टिकल सर्विसेज। यहाँ पर सिर्फ हमारा काम होता है एज अ ब्रिज एक्ट करना। ये रिसोर्स है ना, और ये है नीडी, इनके बीच में जो ब्रिज है दैट इज़ सोशल वर्कर। कई बार ऐसा भी होता है कि इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बच्चा पढ़ना चाहता है ना, बट ये इकोनॉमिकली वीक है ना, और ये है रिसोर्स जो कि स्कॉलरशिप दे सकता है, ठीक है। सो इनके बीच में जो पूल का काम कर रहा है दैट इज़ सोशल वर्कर। इस रिसोर्स तक इसको लेके जाना, इस रिसोर्स को कन्विंस करना कि इसको मदद करें, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल सर्विसेज, ठीक है। सो यहाँ तक हमने 3 फेजेस अच्छे से पढ़े हैं, स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। लास्ट फेज़ जो हमारा टर्मिनेशन एंड फॉलोअप, उसको हम फटाफट से कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाता है। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि कैसे एंड कर रहे हैं ये जो सेशंस हैं या जो हेल्प हम दे रहे हैं। तो एकदम से ये नहीं बोलना उसको टाटा बाय बाय कल से मत आना, ठीक है। इसका भी एक प्रोसेस होता है। कैसा कि अब आप देख रहे हो कि वो धीरे धीरे कोप अप कर रहा है, तो फेज्ड मैनर में। पहले 8 दिन में सेशन होता था, फिर अब 15 दिन में आप ले लो, फिर 1 महीने में आप सेशन ले लो, है ना। धीरे धीरे उसकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर से कम करना है, दैट इज़ टर्मिनेशन। और फॉलो अप क्या होता है कि जो हमने उसको दिया है सोल्यूशन, या जो हमने उसको बोल सकते हैं मदद की है। 3 तरह की मदद है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सर्विसेज।
उसमें से कौन सी मदद हमने की है उसकी और उस मदद का कितना फ़ायदा उसको हो रहा है, तो वो फॉलो अप लेते रहना समय समय पर। ठीक है, ऐसा नहीं उसने स्कॉलरशिप प्रॉमिस कर दी है और आपने उसको बोला हाँ स्कॉलरशिप मिल जाएगी फिर टाटा बाय बाय कर दिया, नहीं। क्या उसको स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप मिलने के बाद उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसने डिसकंटिन्यू तो नहीं कर दिया स्कॉलरशिप को, ये सब चीज़ें फॉलो अप में। ठीक है, देन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन बेसिकली क्या होता है कि आपने जो पूरा चीज़ किया है इनटेक से लेकर टर्मिनेशन तक उसको इवैल्यूएट करना बेसिकली, कि जो आपने किया है वो सही किया है या नहीं। ये सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो सकता है, प्रोसेस का इवैल्यूएशन भी हो सकता है कि जो प्रोसेस हमने की है वो सही है या नहीं, एथिकली सही है या नहीं, क्या कमियां हैं, किसको हम आगे जाके सुधार सकते हैं, क्या और बेटर हो सकता था क्लाइंट के लिए, ये सब चीज़ें किस में आता है, इवैल्यूएशन में आता है। ओके, देन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया एक टॉपिक भी है आपका, रिकॉर्डिंग इन सोशल केस वर्क एंड इंटरव्यू इन सोशल केस वर्क। तो बेसिकली 3-4 तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, प्रोसेस रिकॉर्ड और इस तरह से। तो क्या होता है रिकॉर्डिंग, तो जो हम कर रहे हैं स्टडी, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, इसको रिकॉर्ड करना बेसिकली। तो पहले क्या होता था ना, पहले अपने पास इतना टेक्निकल चीज़ें नहीं होती थी, मोबाइल, वीडियो कैमरा एंड दिस। तो पहले रिकॉर्ड एक जर्नल के फॉर्म में बनाए जाते थे। ठीक है, वो डायरी या जर्नल आप बोल सकते हो, उसमें क्या किया जाता था, डे टू डे एक्टिविटीज़ को मेंशन किया जाता था। अभी भी अगर आप फील्ड वर्क पे कभी गए हो तो आपको पता होगा कि आपको एक डायरी और जर्नल कैरी करना होता है, उसमें आप डेली एक्टिविटीज़ मेंशन करते हो। अब हम फील्ड वर्क पे इतना फोकस तो नहीं करते हैं केस वर्क, ग्रुप वर्क पे जितना करना चाहिए, बट फिर भी हम मेंशन करते हैं कि हमने क्या इंटरेक्शन किया है क्लाइंट के साथ में। सो ये सब रिकॉर्डिंग का पार्ट होता है। और रिकॉर्डिंग में जो सोशल वर्कर है उसके रोल्स क्या क्या होते हैं, तो थेरेपिस्ट की तरह एक्ट करता है, काउंसलर की तरह, इनेबलर, केयर गिवर, मोबिलाइज़र, कंसल्टेंट, एडवोकेट, रेफरल एजेंट और इवैल्यूएटर। ये सारे जो रोल्स हैं ये किसके हैं, सोशल वर्कर। ठीक है, अब क्या चाहिए होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो नॉलेज चाहिए अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, रिसर्च ओरिएंटेशन चाहिए थोड़ा सा आपको, कि किसी भी चीज़ को बस ऐसे ही ना लिख दें, उसको थोड़ा रिसर्च करें। और कस्टम्स और वैल्यूज़ को लेकर कितना अवेयर है इंसान, उसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग भी आपको पढ़ा दूँगी, बट इतना कुछ है नहीं रिकॉर्डिंग में, वो आप पढ़ सकते हो खुद से। ओके, सो या ये था अबाउट फेजेस ऑफ सोशल केस वर्क। इसी से रिलेटेड हमने कुछ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो पढ़ा वो ठीक से हमें समझ आया या नहीं आया। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, which pioneer originally identified the 3 phases of social casework as a social investigation, diagnosis and treatment in 1917। है ना, यहीं से आप पता कर सकते हो 3 फेजेस की बात कर रहे हैं, तो 3 फेजेस किसने दिए हैं, आप बताइए किसने दिए हैं। एंड स्पेशली ईयर याद रखो, 1917 की बात हो रही है। एक और मेजर लैंडमार्क हुआ था सोशल वर्क में 1917 में, क्या था वो। सो या आंसर इज़ मैरी रिचमंड। आई होप सब ने सही आंसर दिया होगा। सोशल डायग्नोसिस जो किताब है उनकी, उसमें उन्होंने इस्टेब्लिश किया था फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ सोशल केस वर्क प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू फन लॉरी द फेजेस ऑफ केस वर्क आर इंटरवोवन एंड बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच एनालॉजी। कौन सी एनालॉजी से उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सोशल केस वर्क का नेचर कैसा है। तो बताइए क्या है इसका आंसर। एक लैडर से, एक ब्रिज से, एक सर्कुलर व्हील से, या एक वुवन ऑफ रोप से उसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रास्ट किया है। तो या आंसर इज, अगर एक रोप को आप कहीं से भी काटेंगे तो आपको स्ट्रैंड्स के बारे में पता चलेगा, अबाउट उसका स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स का पता चलेगा। उसी तरह जो स्टडी, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है इंटरलिंक्ड प्रोसेस है, अलग अलग नहीं देख सकते हैं उसको हम। ठीक है, किस तरह के डायग्नोसिस में लाइफ हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ द क्लाइंट प्रॉब्लम की बात की जाती है। कीवर्ड पहचानिए, मैंने आपको अभी बताया था लाइफ हिस्ट्री एंड ओरिजिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा डायग्नोसिस होगा।
सो आई होप सब ने आंसर दिया होगा इस क्वेश्चन का, या सब आंसर तक पहुँचे होंगे। सो या इट इज़ इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस, है ना। इटियोलॉजी का मतलब ही होता है कॉजेज़, ओरिजिन, स्पेसिफिकली डेवलपमेंटल हिस्ट्री की बात करना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने रिकॉर्डिंग से लिया है, द SOAP फॉर्मेट यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ विच रिकॉर्डिंग टाइप, ठीक है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड प्लान SOAP फॉर्मेट, आई होप ये किसी को नहीं मतलब अगर आता है आंसर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसका आंसर है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है। क्या है, अगर आप टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी आप कीवर्ड आइडेंटिफाई करें और उससे आप याद कर सकते हैं क्या है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग टर्मिनेशन इन अ फेज्ड मैनर, टर्मिनेशन को फेज्ड मैनर में क्यों करना ज़रूरी है, एब्रप्टली क्यों नहीं बंद करना होता है। तो इसका तो आप लॉजिकली भी आंसर देंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। रेवेन्यू का इसमें कोई काम नहीं है, पेपर वर्क का कोई काम नहीं है, क्लाइंट के फेल होने का भी कोई काम नहीं है। सो बेसिकली द आंसर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन कॉन्टैक्ट हेल्प्स द क्लाइंट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन देयर ऑन इंडिपेंडेंट कोपिंग एबिलिटीज़, ठीक है। धीरे धीरे अगर कोई चीज़ की जाती है तो धीरे धीरे इंसान की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, वो एकदम से अकेला फील नहीं करता, एकदम से डिग्रेडिंग फील नहीं करता, ठीक है। धीरे धीरे अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो उसको आराम से इंडिपेंडेंट बना देगी। सो दिस इज़ द आंसर बी, to minimize the client's dependency on worker, okay। so yeah, ये था अबाउट फेजेस ऑफ सोशल केस वर्क। आई होप आपको समझ आया हो अबाउट केस वर्क। मैंने बहुत डिटेल में पूरा आपको समझाने की कोशिश की अबाउट केस वर्क, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, स्कूल्स, फेजेस, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर आपको केस वर्क में कोई टॉपिक स्पेसिफिकली पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि केस वर्क पे एक 1 वीडियो लेकर आऊँ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम फटाफट से रिवाइज़ करें, बट उससे पहले मुझे सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और भी वीडियोज़ आने वाले हैं अबाउट अदर टॉपिक्स। और अगर आपको नोट्स से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हैं या आपको और कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। सो या थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।